इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4। और इसमें हम लोग कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक्स और उसके साथ गॉस लॉ वगैरह कर रहे हैं। सो लास्ट क्लास में व्हाट वी डिड वाज, हमने गॉस लॉ किया था एंड हाँ, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज किया था और आंसर आ गया था लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, राइट। ई की वैल्यू आ गई थी। नाउ डू फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, सो प्लेन शीट ऑफ चार्ज, देखो सवाल में दो चीजें आएगी। इट विल से प्लेन शीट ऑफ चार्ज और दूसरा बोलेगा जैसे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एंड दूसरा बोलेगा इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। रिमेंबर, एक सवाल में कंडक्टिंग वर्ड यूज होगा या मेटल वर्ड यूज होगा और दूसरे में खाली इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज या इनफाइनाइट चार्ज शीट ऐसे यूज होगा। जब ये वर्ड यूज होगा ना, देन दिस इज बेसिकली नॉन कंडक्टर, दिस इज बेसिकली नॉन कंडक्टर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द नॉन कंडक्टर, ये मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। जैसे कि ये एक वुडन प्लेट है, ठीक है, ये एक वुडन प्लेट है, यानी कि नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। और ये एक मेटल प्लेट है, यानी कि कंडक्टिंग प्लेट है। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस। अगर हम चार्ज क्यू को इस नॉन कंडक्टिंग प्लेट को देंगे तो हम जैसे चार्ज को रखेंगे वैसा का वैसा चार्ज स्टिक हो जाएगा वहीं पे, इट विल नॉट स्प्रेड आउट। सो इफ आई पुट द चार्ज क्यू हियर, इट विल रिमेन हियर ओनली। लेकिन अगर इधर चार्ज क्यू देंगे देन चार्ज क्यू विल यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट। यूनिफॉर्मली मींस उसका पोटेंशियल सरफेस जो होगा, उसका मेटेलिक सरफेस है ना, तो इट विल बी इक्विपोटेंशियल। द चार्ज विल स्प्रेड आउट सच दैट द एंटायर सरफेस बिकम्स इक्विपोटेंशियल। कंडक्टिंग प्लेट में क्या होगा, चार्ज spread so that surface is equipotential। मेटल में, हाँ, कंडक्टर में इसमें नहीं होगा, इसमें ऐसा कैसा रहेगा। तो व्हेन वी आर सेइंग, अगर हम नॉन कंडक्टर को यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं, देन व्हाट वी थिंक ऑफ इट इज लाइक दिस। इसके एग्जांपल में वी सिंपली से चार्ज इज, एक लेयर है चार्ज की, बस ऐसा मान लो। वी सिंपली सी दिस एज वन लेयर ऑफ चार्ज। दिस इज सिंपली वन लेयर ऑफ चार्ज। इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ते रहो, याद करते रहो। यू कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर, जिसमें एक्सप्लिसिटली क्लियर करूंगा कि इसका क्या मतलब है। ओके, दिस इज सिंपल लेयर ऑफ चार्ज। ओके, तो जैसे अपन यहां से देखेंगे तो भी अपने को सेम दिखेगा, यहां से देखेंगे तो भी सेम दिखेगा। वी विल कंसिडर इट एज, कंसिडर इट एज वन सर्फ, वन सर्फ, वन लेयर ऑफ चार्ज, one layer of charge visible from both sides, दोनों तरफ से। चाहे तुम यहां से देखो, चाहे तुम यहां से देखो, तुम्हारे को एक लेयर ऑफ चार्ज दिख रही है बस। इधर का सरफेस और इधर के सरफेस को अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब, अगर इस चार्ज क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो अगर इसका एरिया ए है तो चार्ज क्यू एरिया ए पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी।
विल नॉट से कि चार्ज क्यू इस सरफेस भी आया और चार्ज क्यू इस सरफेस भी आया, हमारे पास दो सरफेस नहीं बोलेंगे हम इसको एक ही लेयर बोलेंगे और एक ही सरफेस बोलेंगे। ये क्लियर आ गया क्या? दीज आर थिन प्लेट्स, हाँ ये थिन प्लेट्स है हमारी, ये थिन प्लेट्स है, लेकिन हम इसके बल्क में कुछ भी कंसीडर नहीं करते, चार्ज को खाली ऐसा कैसा मान लो, ठीक है। सो नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज निकालना है, एंड दिस शीट इज व्हाट, दिस इज इनफाइनाइट शीट, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इज, इफ वी सी द सिमेट्री, तो जैसे लाइन चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज कमिंग आउट नॉर्मली ऐसे, तो इसको भी अगर लाइन चार्ज में डिवाइड करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ वाले से भी नॉर्मली आएगा और यहाँ वाले से भी नॉर्मली आएगा। और अगर मैं शीट को अगर यहां से देखता हूं, जैसे ऐसे देख रहा हूँ शीट को, एक वायर यहाँ पे है, एक वायर यहाँ पे ले लो, एक वायर यहाँ पे ले लो, ऐसा अज्यूम कर लो। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वायर यू है, वायर अंदर की तरफ जा रहा है। अपने को मालूम है जब वायर वायर को कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स। तो इस वायर से भी फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगा हर जगह ऐसे, राइट। और इस वायर से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, और इस वायर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। अब इन दोनों के जो ये वाले कंपोनेंट है ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाले जो कंपोनेंट है जो शीट के परपेंडिकुलर है वो ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर अपन शीट से देखें तो शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शीट के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, एवरीवेयर। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द शीट। तो ये सिमेट्री पता चल गया कि अगर अपने पास ये शीट है, जैसे ये शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा शीट के से परपेंडिकुलर होगा किसी भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा शीट के परपेंडिकुलर होगा। तो पहली स्टेप क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ यूज करके, दैट वी हैव टू सी द सिमेट्री and to find out the pattern of the electric field lines. So we can clearly claim here कि इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के परपेंडिकुलर होगा। कोई भी फील्ड लाइन शीट से कोई एंगल नहीं बना रही है, कोई भी फील्ड लाइन शीट से कोई एंगल नहीं बना रही है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? है ना। ये तुम्हें सिमेट्री से पहले आर्ग्यू करना बहुत जरूरी है कि फील्ड लाइन जो है अब परपेंडिकुलर है। सेकंड इज, नाउ वी हैव टू फाइंड अ गॉसियन सरफेस। अच्छा अब ये लाइन चार्ज जैसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रहा है। अब ये पूरा प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ऐसे आ रहा है ना परपेंडिकुलर शीट के। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट गॉसियन सरफेस सच दैट इस शीट के अगर किसी भी चार्ज को अपन उस गॉसियन सरफेस में इनक्लोज करेंगे, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइदर परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस या पैरेलल टू द गॉसियन सरफेस, ताकि उस सरफेस से या तो फ्लक्स ई इंटू ए हो जाए या फ्लक्स जीरो हो जाए, राइट। हमें कैसा क्वेश्चन सरफेस चूज करना है, ऐसा सरफेस सच दैट या तो उस सरफेस से फ्लक्स जीरो रहे या उस फ्लक्स से सरफेस सिंपली ई इंटू ए हो, थीटा एंगल का नहीं आना चाहिए, राइट। सो अगर सपोज कर लो तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी चूज अ सिलेंड्रिकल सरफेस लाइक दिस। सो व्हाट विल हैपन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग आउट परपेंडिकुलर, तो सारा का सारा जो फील्ड का फ्लक्स है वो इस एरिया से पास हो। If this area is ds, then the flux coming out from this area is E into ds. Similarly, इधर भी फ्लक्स इस एरिया से निकलेगा। रिमेंबर ये जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का और शीट ये है, तो फील्ड लाइंस तो इस कर्व सरफेस के पैरेलल जा रही है। सो फील्ड लाइंस आर नॉट कटिंग दिस कर्व सरफेस, है ना। अब जब फील्ड लाइन इस कर्व सरफेस को काटेगी ही नहीं तो फ्लक्स होगा ही नहीं।
right? So we say that flux through this curved surface क्या है? Flux through this curved surface is zero. पूरा का पूरा फ्लक्स इससे आ रहा है। तो अगर हमने सिलेंडर बनाया है तो हमारे पास एक सरफेस एरिया ये है और एक सरफेस एरिया यहाँ से फ्लक्स बाहर आ रहा है। एंड हियर एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल जीरो है। सो ई डॉट डी एस विल बी ई डी एस कॉस ऑफ जीरो। कॉस जीरो 1 होता है तो ई डी एस हो जाता है। तो व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड हियर? इस सिलेंडर के अंदर चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा? इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये जो सर्कुलर एरिया उसको एक डीएस बोल दे, तो इसमें चार्ज कितना इंक्लोज हो जाएगा? सिग्मा इंटू डीएस। सो इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डीएस ऑफ द क्लोज सरफेस इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देख लो अपने पास कितने सरफेस एरिया है सिलेंडर में? एक सरफेस एरिया ये है S1, एक सरफेस एरिया ये है S2, और एक सरफेस ये है एरिया S3। S3 से जो फ्लक्स आ रहा है वो तो जीरो है। S1 से जो फ्लक्स है, अगर इस एरिया को ds मान ले, तो S1 से जो फ्लक्स है वो ई ds है, और S2 पे से जो फ्लक्स है वो ई ds है। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा? ई ds प्लस ई ds, ट्वाइस ऑफ ई ds। क्यू एनक्लोज कितना है? सिग्मा इंटू ds डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ई आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दिस वाज प्योर अंडरस्टैंडिंग। जेई मेंस और नीट में तो हमारे को सीधा ये रिजल्ट यूज करना है, वी डोंट हैव टू गो बाय द डेरिवेशन। समझ लिया मैं आ जाए अच्छे से, उसके बाद तो रिजल्ट याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। क्लियर? इसको उतार लो अच्छे से। ई इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो मैंने शीट ली है दिस इज शीट ऑफ चार्ज। सो अंडरस्टैंड व्हेन आई से शीट ऑफ चार्ज दैट मींस दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ये मेटेलिक शीट नहीं है, उसका फिर अलग से आएगा हमारे लिए रिजल्ट, उसको हम अलग से समझेंगे वापस से। हो गया? ये उतार लिया? यस सर। यस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। कंडक्टिंग शीट का भी यहीं पे कर लिया तो कंडक्टिंग शीट भी कर लेते चलो। नहीं, कंडक्टिंग शीट बाद में करेंगे, अलग से करेंगे कंडक्टिंग शीट। अब ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अगर स्फेरिकल शेल को यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं दिस इज स्फेरिकल शेल। ओके, मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्फेरिकल शेल दो तरह की है। एक तो है कंडक्टिंग, एक है नॉन कंडक्टिंग। अगर मैं नॉन कंडक्टिंग वर्ड यूज कर रहा हूं देन आई यूज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। यूनिफॉर्मली चार्ज बोलना पड़ेगा मैं, क्योंकि नॉन कंडक्टर में तो जैसे तुम चार्ज को रखोगे ना, चार्ज वैसा वैसा शीट पे जाके चिपक जाएगा, इट विल नॉट स्प्रेड आउट। और अगर वो कंडक्टिंग है तो एज आई सेड दैट कंडक्टर का सरफेस हमेशा इक्वी पोटेंशियल होता है ना। हमने लास्ट क्लास में जब फील्ड ऑफ पोटेंशियल में पढ़ा था ना, तब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, देयर इज नो component of the field parallel to the surface of the conductor. So what happens is conducting जो होती है शेल, उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है, सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है। So what happens is if you give charge to the conducting surface it spreads out,
But when you give the charge to the non-conducting surface, it will not spread out. It will remain as it is. ये लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें याद नहीं रहेगा। अगर कंडक्टर को चार्ज दोगे तो स्प्रेड आउट हो जाएगा, सच दैट द सरफेस बिकम्स इक्विपोटेंशियल। नॉन कंडक्टर को चार्ज दो तो स्प्रेड आउट नहीं होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, इसका क्या मतलब है कि जो चार्ज है ना वो इस शेल के सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। इस शेल के सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। सो यू कैन इंटरफेयर, यू कैन अज्यूम दो चीजें हो सकती है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो हमने इसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया है, और अगर ये कंडक्टर है तो हमने जैसे ही दिया ना वैसे ही यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। ओके, सो अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, देन बाय सिमेट्री अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना इट विल बी रेडियली आउटवर्ड, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड ऐसे। अंदर क्या होगा? ओके, सो लेट्स ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें गॉसियन सरफेस अंदर बनाते हैं। देन इफ आई डू इंटीग्रेशन ओवर दिस क्लोज सरफेस, इस सरफेस पे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अंदर तो चार्ज है ही नहीं, सो क्यू एनक्लोज्ड इज जीरो, सो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ये इंटीग्रेशन जीरो हो रहा है, देन वी हैव टू लुक एट इट, इज इट पॉसिबल कि फॉर सम पार्ट ऑफ द टाइम ई डॉट डी एस इज पॉजिटिव एंड फॉर सम पार्ट ऑफ द टाइम ई डॉट डी एस इज नेगेटिव, ताकि उसका सम जीरो हो जाए। अगर आधे टाइम पॉजिटिव आधे टाइम नेगेटिव तो सम उसका जीरो हो सकता है, राइट? बट व्हाट वी सी हियर, बाहर तो चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्म है, तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एंटर होगा हर जगह से एक जैसा ही, राइट? और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स इट हैज टू बी ऑलवेज नेगेटिव ओनली, पार्टली पॉजिटिव पार्टली नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड व्हाट वी डोंट सी दिस, बिकॉज क्यू एनक्लोज तो जीरो है, तो ये तो जीरो होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू तो ले नहीं रहा है। Okay, it's not taking positive. That means if this is zero, integration of E dot ds is zero, this implies E is zero everywhere. E is zero everywhere because by symmetry ये पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो और यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो, ऐसा नहीं होगा। सिमेट्री क्या बोलती है? हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक जैसा होना चाहिए, पैटर्न एक जैसा होना चाहिए। ओके, बट अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा का ऐसा है जैसा यहाँ पे, तो फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन सिमेट्री क्या बोलती है कि अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए। बट इसका मतलब तो दोनों तरफ से फ्लक्स एंटर हो रहा है, बट गॉस लॉ के हिसाब से क्यू एनक्लोज जीरो है तो नेट फ्लक्स जीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ पे फ्लक्स दोनों तरफ से एंटर नहीं हो सकता है। दैट मीन्स E is zero itself. So we can say that E is zero. Okay? आ रहा है समझ में? इसको मैं थोड़ा सा दूसरा एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ।
ये +5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे रखा हुआ है, और ये -5 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। What is the flux through this Gaussian surface? What is the flux through this Gaussian surface? जल्दी बोलो। जीरो। Zero. Phi is zero because phi is what? Q enclosed upon epsilon. This is zero. Q enclosed zero. But अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो जैसे 5 माइक्रोकूलम के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और -5 माइक्रोकूलम के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, राइट। और इस इधर क्या होगा, इस पॉइंट पे किसी दूसरे पॉइंट पे लेता हूं, -5 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और +5 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो यहाँ पे जीरो है, ना यहाँ पे जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। बट व्हाट आई कैन क्लियरली से इज, यहाँ पे +5 माइक्रोकूलम पास में और इधर -5 माइक्रोकूलम दूर है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर जा रहा है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अंदर एंटर हो रहा है। सो व्हाट वी कैन सी इज, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा देखूं, तो इस हाफ में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा होगा नेट, और इस हाफ में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। सो फॉर दिस पार्ट द फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, फॉर दिस पार्ट द फ्लक्स विल बी नेगेटिव, which will make the net flux zero, which is making the net flux zero. But if I ask you, is the electric field zero on the surface of the sphere, on the surface of this Gaussian surface? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, कुछ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ। सो नेट फ्लक्स is becoming zero because for some part of the sphere the flux is going out, for some part of the flux is, some part of the surface the flux is coming in। और जीरो क्यों हो रहा है, हमें वो ई डॉट डी एस का इंटीशन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन, इट विल वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर दिस सिनेरियो, है ना। +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के जैसे तुम्हारे को इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा हर जगह पे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। द ओनली थिंग वी कैन से हियर इज फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस इज जीरो। ये अंदर चार्ज +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, जैसी तुम्हारी मर्जी है मूव कर लो अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे चेंज हो जाएगा, तुम चार्ज को मूव करोगे तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। बट व्हाट विल बी द अफेक्ट, द नेट अफेक्ट इज flux will always remain zero through this surface because Q enclosed is zero. Is this clear? Yes. What I'm trying to explain here is flux zero है, Q enclosed zero है इसीलिए। But is E zero everywhere? इस सवाल में no, E is not zero. So to say that integration of E dot ds is equal to zero does not apply E is equal to zero everywhere. Does not apply this. This only says कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो जीरो हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल वेयर E is not equal to zero everywhere. और पिछले सवाल में मैं बोल रहा हूं कि if integration of E dot ds is zero, it implies E is equal to zero everywhere because here there is a symmetry. And the symmetry says me कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आए और एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा अंदर आएगा या पूरा का पूरा बाहर जाएगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। और इधर जो था चार्ज कॉन्फ्यूजन वाज नॉट सिमेट्रिक, ये +5 माइक्रोकूलम में, ये -5 माइक्रोकूलम में, ये कहां रखे हैं मालूम ही नहीं। द ओनली थिंग इज इट विल बिकम सिमेट्रिक इज जब तुम क्या करोगे, +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम को दोनों को लाके यहाँ पे चिपका दोगे, वही एक कंडीशन होगी जब ये बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ जीरो हो जाएगा।
यानी +5 और -5 को बिल्कुल एक पॉइंट पे ले जाके रख लिया, तो नेट चार्ज ही 0 हो गया पूरा, सिमेट्रिक। समझ में आ गया? Aziza and Adi, this is very important for you because this is a difficult concept और तुम्हारे को इसी सारे एग्जाम में लगाना है. हृदय और मुआज, try to understand this. You have enough time to digest it next year. हम इसको नेक्स्ट ईयर वापस से 2-3 बार और कर लेंगे. तो तुम्हारे को तो अभी जितना समझ में आ रहा है समझो, याद करने की कोशिश करो. बट अजीजा एंड आदि, तुम लोगों को 100% क्लियर है क्या? हाँ सर ठीक। आदि यस 100% क्लियर है क्या? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। ओके फाइन. सो ये क्लियर हो गया. जब पॉइंट अपन अंदर लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या हो रहा है? स्फीयर के अंदर 0 हो रहा है. नाउ वी अगेन कम बैक टू दिस स्फीयर. वही, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज. पूरे सरफेस पे +Q यूनिफॉर्मली चार्ज है जैसा बनाया था. सो व्हाट वी से, E इनसाइड इज 0. अब हम एट अ पॉइंट R निकालते हैं विच इज आउटसाइड दिस स्फीयर, एंड कैपिटल R को इसकी रेडियस मान लेते हैं. नाउ वी ड्रॉ द गॉसियन सरफेस which passes through this point. सिमेट्रिक रखा है मैंने. ओके. Yeah. So now if I do E dot ds, now you can clearly see जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस सरफेस से, वो रेडियली बाहर आ रहा है एक जैसा. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है. सो now अगर इस गॉसियन सरफेस पे इफ आई डू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, तो सरफेस एरिया का डायरेक्शन भी ये है और E का डायरेक्शन भी ये है. सो एंगल बिटवीन E एंड ds, जो थीटा है वो 0 है. सो दिस इज इन E ds cos ऑफ 0 ओवर द एंटायर सरफेस. अब तुम देख लो, जो E का मैग्नीट्यूड है इस पूरे सरफेस पे, ये पूरा सरफेस जो है ना, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली है, उसके सिमेट्रिक है. राइट? सो वी कैन क्लियरली से कि पूरे सरफेस पे जो E का मैग्नीट्यूड होगा, इस सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे जो E का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा. सो E विल बिकम कांस्टेंट, cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो E बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ ds इज q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन. और अगर ds का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? स्फीयर का सरफेस मिल जाएगा. सो E इंटू 4 pi r² इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन. So E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square. It is behaving like a point charge located at the center of the sphere. Spherical shell is behaving like a point charge located at the center of the sphere. आ गया समझ में?
डन। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? हमारे पास रिजल्ट आया कि फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell, E inside is 0 and E outside is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square. That is, it behaves like the entire charge is located at the center of the shell. Right? इसको रिलेट कर सकते हो क्या जो पहले पढ़ा उधर कहीं से? हाँ, अभी अपन ने कुछ दिनों पहले पढ़ा था, इसको रिलेट कर सकते हो कहाँ से? रिलेट कर सकते हो अजीजा? आदि? आदि? यस। रिलेट कर पा रहे हो? हृदय? कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहा है? कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहा? हमने पढ़ा था कि इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म शेल of mass m, then the gravitational field inside is zero and the gravitational field outside the shell is as if the entire mass of the shell is located at its center. भूल गए? एनसीईआरटी बुक में दो थ्योरम जैसे पढ़ते हैं इसको। तो है ही नहीं मेरे पास। ग्रेविटेशन की बुक खोल के देखोगे तो मिलेगा तुम्हारे को। मेरे पास ग्रेविटेशन की बुक नहीं है ऐसा लग रहा है। तो ग्रेविटेशन की बुक में तुम लोगों ने, या हमने ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा था, दिस इज पैथेटिक यार। हाँ, मतलब अभी तो पढ़ा है और अभी तुम्हारे को याद भी नहीं है। Outside the sphere it's gm upon r square and inside the surface E is 0। ये हम लोगों ने, और तुम्हारी बुक में तो दो थ्योरम बना के दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में। तो अगर यूनिफॉर्म मास है शेल का, then the gravitational field inside the shell is 0 and outside the shell
The gravitational field is like the point mass located at the center of the shell. अच्छे से याद करो चीजों को, मैंने पहले ही बोला था ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल एक जैसे है। जो रिजल्ट ग्रेविटेशन में हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं वो सारे के सारे रिजल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैसे के वैसे एप्लीकेबल होते हैं। एनीवे, ओके, सो आई ओवर द क्लास हियर ओनली एंड विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम हियर ओनली। चलो बाय बाय।